नमस्कार। डी ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री का ना एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। पर इसको अच्छे से समझने के लिए इसकी नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। आज हम उन्हीं कोर कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे जो इस पूरे चैप्टर का बेस हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो विश्लेषण है ये ब्रेन बूस्टर एकेडमी की एक फ्री इनिशिएटिव है। इसका मकसद सिर्फ एक है, क्वालिटी एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंचे, चाहे वो कहीं भी हो। मैं रितेश सर सबकी सफलता की कामना करता हूं। चलिए अब सब मिलकर डी ब्लॉक की फाउंडेशन को एकदम रॉक सॉलिड बनाते हैं। अच्छा, किसी भी एलिमेंट को समझने का जो पहला कदम है ना, वो है उसके एटम के ब्लूप्रिंट को डिकोड करना। और केमिस्ट्री की दुनिया में ये ब्लूप्रिंट और कुछ नहीं बल्कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर रहते कहाँ हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल एड्रेस है वो है n-1d 1 से 10, ns 1 से 2। अब यहाँ एक मज़ेदार ट्विस्ट है। भले ही 4s का नंबर 3d से बड़ा लगे, इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल में ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। एक बात हमेशा याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो हमेशा कम एनर्जी वाला रास्ता ही चुनते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री के दो रेबल्स पे, क्रोमियम और कॉपर। देखिए, रूल्स के हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि Cr का कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 होगा, पर असल में ये होता है 3d5 4s1। और ऐसा ही कुछ कॉपर के साथ भी होता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? जवाब है स्टेबिलिटी। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी पाना ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा रूल है। अच्छा, अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट समझते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। सोचिए, एटम का न्यूक्लियस एक सेलिब्रिटी है और जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं फैंस। तो बीच के इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? बॉडीगार्ड्स। उनका काम है फैंस को यानी आउटर इलेक्ट्रॉन्स को सेलिब्रिटी यानी न्यूक्लियस तक पहुंचने से रोकना। पर मजे की बात यह है कि ये सभी बॉडीगार्ड्स एक जैसे पावरफुल नहीं हैं। एस इलेक्ट्रॉन्स सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड्स हैं और एफ इलेक्ट्रॉन्स बेचारे सबसे वीक। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो काफी वीक बॉडीगार्ड्स हैं। वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को ठीक से ब्लॉक ही नहीं कर पाते। तो होता यह है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ और ज्यादा जोर से खींचते हैं। और यकीन मानिए, ये एक छोटी सी बात ट्रांजिशन मेटल्स की लगभग हर स्पेशल प्रॉपर्टी के पीछे का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, तो एटम का ब्लूप्रिंट तो हमने समझ लिया। अब वक्त है उन तीन जरूरी एनर्जीज या कह लीजिए एंथैल्पीज को समझने का, जो ये तय करती हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स आखिर बिहेव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है एटमाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या है? ये वो एनर्जी है जो एक मोल सॉलिड एलिमेंट को पकड़कर उसके एटम्स को अलग अलग करके गैशियस स्टेट में बदलने के लिए लगती है। सीधे सीधे कहें तो सॉलिड एटम्स को एक दूसरे से तोड़ने की एनर्जी कॉस्ट। तो सवाल ये है कि इन ट्रांजिशन मेटल्स को तोड़ने में इतनी एनर्जी आखिर लगती क्यों है? इसका राज छिपा है उनके मजबूत मेटालिक बॉन्ड्स में। और इन बॉन्ड्स को मजबूत कौन बनाता है? डी इलेक्ट्रॉन्स। ये डी इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स मदद के लिए आ जाएं। और रूल सिंपल है, जितने ज्यादा अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स उतने ही मजबूत बॉन्ड्स। जैसे एक चेन में जितने ज्यादा लिंक्स हों वो उतनी ही मजबूत होती है। और इस सुपर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का सीधा नतीजा, ट्रांजिशन मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स आसमान छूते हैं। जाहिर है, उन मजबूत बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए। इसीलिए तो लोहा और टंगस्टन जैसी धातुएं इतनी मजबूत होती हैं। दूसरी एनर्जी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी कॉस्ट। याद है वो वीक बॉडीगार्ड्स डी इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़े रहता है। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत मुश्किल। उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मॉडरेटली हाई होती है, और जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं ये धीरे धीरे स्मूथली बढ़ती जाती है, कोई सडन जंप नहीं होता। तो अब तक हमने एटम के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी कॉस्ट को समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर पीरियोडिक टेबल में दिखने वाले ट्रेंड्स के रूप में कैसे सामने आती हैं। सबसे पहले देखते हैं साइज का ट्रेंड। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा घटता है। इसका कल्प्रिट कौन है?
अरे वही डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग। न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ता जाता है, पर शील्डिंग वीक रहती है, तो एटम धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। और आयोनिक रेडियस का ट्रेंड तो और भी सिंपल है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही छोटा साइज। सीधी सी बात है, न्यूक्लियस बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ट्रांजिशन मेटल्स का एक सिग्नेचर ट्रेंड है। ये ट्रेंड सीरीज के बीच में, बिल्कुल बीच में अपने पीक पर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है और मेटालिक बॉन्डिंग अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर होती है। अब हम आते हैं उस खासियत पर जो ट्रांजिशन मेटल्स की सबसे फेमस प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो उन्हें इतना वर्सेटाइल, इतना बहुमुखी बनाती है। तो ये रहा सबसे बड़ा सवाल, ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स यानी एक से ज्यादा तरह का चार्ज आखिर दिखाते ही क्यों हैं? यही तो है उनकी सुपरस्टार ट्रेट। इसके कारण को समझें उससे पहले जरा कुछ उदाहरण देखिए। मैंगनीज +2 से लेकर +7 तक, आयरन +2 और +3, कॉपर +1 और +2। ये कई अलग अलग स्टेट्स दिखाते हैं और यही वर्सिटिलिटी है जो उन्हें इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट से लेकर हमारी बॉडी के एंजाइम्स तक में हर जगह इतना यूजफुल बनाती है। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है ns और n-1d ऑर्बिटल्स की एनर्जी का लगभग बराबर होना। उनके बीच एनर्जी का गैप इतना कम होता है कि एटम के लिए s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देना भी आसान है और d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देना भी आसान है। बस इसी वजह से वो बॉन्डिंग में दोनों ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर पाते हैं। दूसरा कारण हमारा वही पुराना दोस्त, पुअर शील्डिंग। क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पुल को ठीक से ब्लॉक नहीं कर पाते, वो बहुत कसकर बंधे हुए नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अवेलेबल रहते हैं और इसी से मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाना पॉसिबल हो जाता है। और तीसरा कारण है स्टेबिलिटी का गोल्डन रूल। एटम्स हमेशा स्टेबल होना चाहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स अक्सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं जिनसे उन्हें एक एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, जैसे कि हाफ फिल्ड D5 या फिर फुल्ली फिल्ड D10। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने क्रोमियम और कॉपर के केस में देखा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शील्डिंग इफेक्ट और ये अलग अलग एनर्जीज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलके डी ब्लॉक केमिस्ट्री को समझने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन, एक ठोस नींव तैयार करते हैं। अब जब ये नींव तैयार है तो सोचने वाली बात यह है कि इस फाउंडेशन पर हम आगे कौन सी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स की इमारत खड़ी कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स रंगीन क्यों होते हैं, उनमें मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है और वो इतने अच्छे कैटलिस्ट कैसे बन जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी सवालों के जवाब समझना अब बहुत आसान हो जाएगा।